हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 17 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट एसएसटी की है। एसएसटी में हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं हम, और वर्कशीट है क्लास 10th की, और इसका नंबर है 32 यानी कि 32वीं वर्कशीट कर रहे हैं आप एसएसटी की। आप इस वीडियो में आपको इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही मिलेगा, तो देखिए आराम से इसको। नेशनलाइजेशन ऑफ यूरोप, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, और धीरे धीरे डेवलपमेंट होते 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 नेशनलिज्म आया यूरोप के अंदर। तो सबसे पहले आपको पता ही है, हम पढ़ चुके हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 के अंदर। फिर सिविल कोड हुआ था 1804 के अंदर। फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वियना में, जिसको वियना कॉन्फ्रेंस कहा गया 1815 के अंदर। फिर एक रेवोल्यूशन हुआ, जो लिबरल्स थे उन्होंने एक रेवोल्यूशन किया, जो कि हुआ था 1848 में। फिर यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का। ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी का 1866 से 1871 तक। एंड लास्ट में क्या हुआ था कि जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो उससे मोटिवेट होके धीरे धीरे काम हुआ, और फिर इटली के अंदर भी क्या हुआ, इटली के अंदर भी सेम टाइम पे, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे, इनफैक्ट उससे पहले इटली में स्टार्ट हो गया था, लेकिन ऑलमोस्ट सेम टाइम पे यूनिफिकेशन एंड हुआ दोनों में। From the very beginning of French Revolution, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity, nationalism amongst the French people. तो बोला है स्टार्टिंग से ही जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो स्टार्टिंग से ही जो रेवोल्यूशनरी थे बेटा, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए अलग अलग मेजर्स और प्रैक्टिसेस, जिससे जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब मिलजुल के रहते हैं, जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी वो आने लगी। फिर उसके आगे क्या हुआ, जो नेपोलियन था बेटा, उसने इंट्रोड्यूस किया रेवोल्यूशनरीज रिफॉर्म्स, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स के अंदर, जिसमें सिविल कोड 1804 के अंदर, जो 1804 के अंदर जो नेपोलियन कोड हुआ था वो हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो आइडियाज़ आए नेशनल यूनिटी के, कि भाई हम सब एक हैं टाइप के, जो नेशनलिज्म के आइडियाज़ आए, वो 19th सेंचुरी में, इवन अर्ली 19th सेंचुरीज में स्टार्ट हुए थे यूरोप के अंदर। एंड उसके बाद जो लिबरलाइजेशन की आइडियोलॉजी थी वो आगे आई थी। चलिए, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेशनलिज्म किस तरीके से स्टार्ट हुआ। रूल्स बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन था, रूल्स होंगे, आइडियाज़ यानी कि इक्वालिटी, लिबरलिटी, फ्रेटर्निटी, जो अच्छे अच्छे आइडियाज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है वो सारे के सारे आए। 3 कलर फ्लैग होगा, तिरंगा, जो कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहले बीच में चरखा हुआ करता था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल असेंबली का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, मतलब एक ही मेथड यूज़ होगा वेट करने का, मेजर करने का। फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन, और नेशन की जो कॉमन लैंग्वेज थी वो फ्रेंच बन गई। फिर उसके बाद क्या था, सेकंड हमारा है 1804 सिविल कोड। उसमें सबसे पहले अबॉलिशन हुआ था, जितने भी प्राइवेट प्रिविलेजेस मिलते थे लोगों को बर्थ के बेसिस पे, कि तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ है तो तुम्हें ये मिलेंगे, तो वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। इक्वालिटी आई लॉ के अंदर, बोला ऐसा है प्रॉपर्टी रखने का तुम्हें राइट होगा, इक्वल है सारे के सारे लॉ की नज़रों में। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हो गए सिंप्लीफिकेशन के लिए, कि भाई चीज़ों को सिंपल करने के लिए। फिर फ्यूडल सिस्टम जो था वो अबॉलिश कर दिया गया, उसका खात्मा कर दिया गया। जो पीजेंट्स थे बेटा उनको फ्री कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो जो ड्यूज़ थे, बोला गया कि भाई ऐसे है, बाकी जो उनके ऊपर ड्यूज़ थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया। जो गिल्ड्स था बेटा, उनको इन पर रिस्ट्रिक्शंस लग गई, और उनको रिमूव कर दिया गया टाउन्स से। फिर लिबरल नेशनलाइजेशन किस तरीके से हुआ, जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल व्यूज़ थे, सबसे पहले गवर्नमेंट बाय कंसेंट होगी, मतलब ऐसा है कि ऑटोक्रेसी का एंड हो जाए, जो चाहेंगे उस तरीके से गवर्नमेंट रहेगी। रूल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स हैं वैसे ही रूल्स बनेंगे, और उसके बेसिस के अंदर क्या होगा, देश चलेगा। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, जितनी जो प्रिविलेजेस थी जो बर्थ के बेसिस पे मिलती थी, उन सबका खात्मा कर दिया गया। बोला गया भाई लॉ के आगे सब लोग इक्वल हैं। राइट दिया गया वोट का, ठीक है, बोला कि भाई हर कोई वोट देगा। फ्री मार्केट रखी गई, और अबॉलिशन हुआ स्टेट में जो अलग अलग इम्पोज टैक्स होते थे उनका। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला है फीचर्स बताने हैं आपको 1804 के, कि जो हमारा रेवोल्यूशन हुआ था उसके।
तो की फीचर्स है बेटा, ऑल प्रिविलेजेस जो बर्थ से थी उनको अबॉलिश कर दिया गया, बोला गया लॉ के आगे सब लोग इक्वल हैं, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, वन करेंसी वन नेशन बन गया, वो यूनिफॉर्म जो स्केल था मेजरमेंट का वो स्टार्ट हो गया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हो गई जो थी वो रिमूव कर दी गई। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। बोला कि जो फ्रेंच के अंदर जो क्रांति आई थी, जो नेशनलिज्म हुआ था, इस तरीके से किस तरीके से जो उसने आइडिया था उस आइडिया को, जो नेशनलिज्म का आइडिया था, उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया। तो बेटा 3 रीजन्स हैं इसके। पहला यह है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था बेटा, उसमें जो आइडियाज़ थे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, ये सारे के सारे आगे आए, लोगों के अंदर यूनिटी आने लगी। सेकंड क्या हुआ बेटा, एक लैंग्वेज एक फ्लैग आया कि भाई एक ही लैंग्वेज रहेगा, एक फ्लैग रहेगा। फिर तीसरा क्या हुआ, यूनिफॉर्म लॉज इनैक्ट हो गए सारी कंट्री के अंदर। दिस ऑल्सो बी द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म अमंग पीपल। इस तरीके से लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की जो भावना थी वो आने लगी। थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन द फीचर्स ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। आपको फीचर्स बताने हैं। तो सबसे पहले लिबरल्स वर इन द सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के सपोर्ट में थे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे। लिबरल्स क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि मोनार्की रहे। जो लिबरल्स थे बेटा वो फेवर के थे कि भाई लॉ के बारे में, लॉ की नज़रों में सब लोग बराबर हैं। उनको क्या किया था, लिबरल्स जो फ्री ट्रेड था उसके सपोर्ट में भी थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इम्प्रेस यू। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का कौन सा आइडिया था जिसने आपको इम्प्रेस किया, आपको रीज़न भी बताना है। तो सबसे पहले जो लॉ के आगे इक्वालिटी थी, फ्रीडम था, फ्रेटर्निटी थी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या थी जो मुझे अट्रैक्ट की हैं। लिख लीजिए इसको जल्दी से। चलिए हिंदी में देखते हैं इस वर्कशीट को। सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का कृत्रिम विकास, क्रमिक विकास, सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि पहले फ्रांसीसी क्रांति आई थी, फिर नागरिक संहिता आई थी, फिर वियना की संधि हुई थी, फिर उदारवादी की क्रांति आई थी, फिर जर्मनी इकट्ठा हो गई थी और साथ के साथ इटली का भी एकीकरण स्टार्ट हो गया था। तो जो फ्रांसीसी क्रांति है बेटा, वो आरंभ से ही जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिससे जो फ्रांसीसी लोग थे बेटा, उनकी सामूहिक पहचान की भावना उनके अंदर पैदा हो सकती थी। बाद में जो नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया। 1804 की नागरिक संहिता, ठीक है, जो वहाँ पे नेपोलियन ने जो नागरिक संहिता जो वो लेके आए थे, उसका नाम से जाना जाता था उसको। उसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआत में भी क्या हुआ, राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। फिर रूसी क्रांति, राष्ट्रवाद क्या है, सबसे पहले संविधान आधारित शासन होता है, लोगों को बहुत सारी फ्रीडम दी जाती है, तिरंगा नया 3 रंगों का तिरंगा, फिर जो नेशनल असेंबली का था उसका गठन हुआ। उसके अलावा जो आयात निर्यात पे शुल्क लगता था वो शुल्क धीरे धीरे कम होता चला गया। जो फ्रेंच थे बेटा, उसको जो राष्ट्र था वो बोला गया कि भाई ऐसा है, राष्ट्र की साझा भाषा रहेगी फ्रेंच। फिर 1804 की जो नागरिक संहिता थी उसके बारे में लिखा है। फिर बोला गया कि जन्म के पे आधारित जो विशेषताएं बेटा उनको ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं तुम ऐसे घर में पैदा हुए तो भाई वो तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे नहीं मिलेगा। कानून के सामने जो समानता और संतुष्टि का अधिकार बेटा वो सुनिश्चित करना। जो प्रशासनिक विभाजन है बेटा उसको उसने ईजी बना दिया। जो संपत्ति की व्यवस्था थी बेटा उसको भी समाप्त कर दिया गया। जो किसान थे दासत्व और जागीरदार शुल्कों से मुक्त कर दिया गया उनको। और जो शहर थे बेटा, शहरों में जो कारीगर की श्रेणी थी बेटा, उनको उन पर जो नियंत्रण थे वो हटा दिया। फिर उदारवाद राष्ट्रवाद किस तरीके से क्या चीज़ है देखो। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हुई बेटा, जो संहिता पर आधारित, पापा को उसने सिंपली बोला है संहिता पर आधारित सरकार अर्थात राजतंत्र का अंत। बोला कि ऐसा है कि भाई सहमति के पर आधारित सरकार नहीं रहेगी, राजतंत्र नहीं रहेगा, संविधान पर आधारित शासन होगा, संसदीय सरकार या उसका प्रतिनिधित्व के पर आधारित होगा, जो विशेषाधिकार मिलते हैं लोगों को उनको ख़त्म कर देंगे, कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं, समता का अधिकार दिया जाएगा, मतलब मताधिकार बोला गया, वोट देने के लिए भी बोला गया कि भाई ऐसा है कि जो समर्थन रखा गया उसका सबसे बड़ा, मुक्त बाजार, और जो वस्तुओं
फिर जो प्रतिबंध लगे थे बेटा, जो ड्यूटीज़ लगी हुई थी अलग अलग, उनको ख़त्म कर दिया गया। चलिए प्रश्न देखते हैं इस पे बेस्ड। 1804 की जो नागरिक संहिता थी बेटा, उसकी विशेषता बतानी है। जम्मू के आधार पर, जन्म के आधार पर जो विशेषताएं मिलती थी वो नहीं मिलेंगी। जो कानून के समक्ष समानता थी भाई वो बता रखा है। उसके बाद संपत्ति संबंधी जो हमारा व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। एक मुद्रा एक राष्ट्र बोला गया। जो नाप तोल के पैमाने थे बेटा उनको चेंज, मतलब उसमें ऑब्वियसली जो चेंजेस आए हैं वो रखे गए। गिल्ड पर नियंत्रण स्थापित किया गया। फिर दूसरा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद के विचार को किस तरीके से मजबूत किया गया। तो बेटा पहला कारण है कि जो फ्रांसीसी क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचार दिए, जिससे एक देश के लोगों में एकता का भाव विकसित हो सके। दूसरी चीज़ है कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी बेटा, उसमें एक भाषा और एक झंडे का उपयोग किया गया है, जिससे कि राष्ट्र में जो विचार है, एकता के विचार है, उनको बल मिले। और तीसरी चीज़ क्या है कि भाई पूरे देश में एक कानून लागू हो गया है, जिससे क्या बोला गया है, इसमें भी लोगों के राष्ट्रवाद का विकास हुआ है। फिर पूछा गया है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं बतानी थी। तो वो लोकतंत्र के समर्पित होते हैं, राजतंत्र की समाप्ति चाहते हैं, समता के पक्ष में होते हैं और मुक्त व्यापार के लिए भी समर्थन में थे वो। फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हो? तो मेरे हिसाब से जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के जो विचार है बेटा, वो मुझे सबसे अच्छे लगे। तो इस तरीके से हमारी एसएसटी की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। तो चलिए आगे अगली वर्कशीट देखते हैं हमारी। तो अगली वर्कशीट हमारे पास आज इंग्लिश की है। इंग्लिश में हम पढ़ने वाले हैं नेल्सन मंडेला जी के बारे में। आपकी बुक में चैप्टर भी है। A nation should not be judged by how it treats its highest citizen but its lowest ones. तो भाई जो नेशन है वो जज किया जाता है किस तरीके से वो अपने जो सबसे अमीर सिटीज़न है उनको डील करता है, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से वो अपने जो सबसे लोवेस्ट, सबसे निम्न जो लोग हैं, लोवेस्ट लोग हैं, उनके बेसिस पे होता है। एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है बेटा और हमें आंसर्स करने हैं। 10th में डिवॉन्ट ब्राइट एंड क्लियर, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली beside by the dignitaries and world leaders who are coming to pay their respect before the inauguration। तो बोला कि 10 मई के बाद बेटा क्या हुआ, बिल्कुल दिन मुझे ब्राइट और क्लियर दिख रहा था। कुछ दिनों से मैं क्या था, मैं जो वर्ल्ड लीडर्स थे और जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो इनाग्रेशन के लिए आ रहे थे बेटा, मैं उन्हीं सब में बिजी था। जो इनाग्रेशन है वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग होगी एवर। क्यों? साउथ अफ्रीका की सॉइल में, ठीक है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्फी-थिएटर में हुई थी बेटा, जो कि प्रेटोनिया में था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट फॉर वाइट सुप्रीमेसी। इतने सालों तक यहाँ पे जो वाइट सुप्रीमेसी थी, उसके बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, रेनबो गैदरिंग हो रही थी, अलग अलग लोग आ रहे थे। अब क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया, जो साउथ अफ्रीका थी, वो का जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही थी वो। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn as the second deputy president। बोला है कि भाई उस दिन मैं अपनी बेटी के साथ था जिसका नाम ज़िनानी है और बोला है पोडियम में जो मिस्टर क्लर्क थे बेटा, पहले सबसे पहले उनको डिप्टी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किया गया। देन जो थाबो मेपकी थे उनको स्वॉन किया गया डिप्टी प्रेसिडेंट के लिए। और जब मेरी टर्न आई तो आई प्लेज्ड एंड ओबे, मैंने प्लेज ली, वो हाथ आगे करके लेते हैं ना, कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं अपने आप को डिवोट करके रखूँगा लोगों की हेल्प के लिए और वेलबींग के लिए। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। बोला कि हम जिनको भाई क्या कर दिया था, जिनको आउटलॉ कर दिया था, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, आज उनको इतना प्रिविलेज दिया जा रहा था कि भाई इतने सारे डिग्नेटरीज को वो इनवाइट कर पाए, उनको ग्रीट कर पाए। वी थैंक ऑल द डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री of what is after all a common victory of justice। बोला है कि मैं
जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि भाई वो आए और उन्होंने हमारी जो विक्ट्री थी, जो बोलते हैं ना कि भाई जो कॉमन विक्ट्री थी लोगों की, जस्टिस, पीस, डिग्निटी के साथ, उसमें क्या किया, उसमें हमें साथ आए हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं। वी हैव एटलीस्ट अचीव आर पॉलिटिकल, अब बोला कि भाई इस तरीके से जो हमें एटलीस्ट पॉलिटिकल जो एमेंसिपेशन था वो तो मिल ही गया है। वी प्लेज टू बी लिबरल, बोला है कि हम प्लेज लेते हैं कि भाई हम क्या रहेंगे, लिबरल रहेंगे सारे लोगों के साथ, और क्या करेंगे, जो पॉवर्टी है, सफरिंग है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इन सबको ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, और अब कभी ऐसा नहीं होगा कि जो एक समुदाय है वो दूसरे समुदाय पे दबाव डालेगा। इसके अंदर इस धरती की, मतलब इस एरिया के अंदर, हमारे देश के अंदर, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। वो कहते हैं कि ऐसा है, जो सूरज है आज वो क्या दिखा रहा है, वो भी बिल्कुल इतनी चमक रहा है, वो क्योंकि हमने अचीवमेंट प्राप्त करी है, हमें अचीवमेंट मिली है। और फिर उसने बोला कि भाई गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका का भला हो। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हु वर कमिंग बिफोर इनॉग्रेशन, तो पहला है इनॉग्रेशन से पहले कौन आ रहा था, डिग्निटरीज and world leaders were coming to pay their respect before inauguration। फर्स्ट का आंसर है, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए अगला देखते हैं। Where did the ceremony took place? Why? The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Building of Pretoria, से लेके पूरा, रीज़न भी पूछा ना क्यों, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सेकंड का आंसर है। Who came नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन, बोला है इनॉग्रेशन में नेल्सन मंडेला के साथ कौन आया था बेटा, उनकी बेटी आई थी, तो he was accompanied by his daughter ज़नानी। थर्ड का आंसर है ये। Who, what does we refer in the first line of the passage? तो बेटा we क्या है, जो पीपल है साउथ अफ्रीका की वो है। We refers to South African ठीक है, फोर्थ का आंसर। चलिए अगला देखते हैं। What did the people of South Africa achieve in last, क्या मिला था भाई उनको, पूछा है जो एट लास्ट साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उन्होंने क्या अचीव किया। देखिए इसका आंसर, हम लिखेंगे इसमें एट लास्ट people of South Africa achieved their political emancipation। फिर से बोल रही हूँ, people of South Africa achieved at last their
पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। फिफ्थ भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, आपको वर्ड दे रखा है, आपको मीनिंग लिखना है। एन ओपन स्पेस सराउंड बाय स्लोपिंग लैंड्स, एक ओपन स्पेस जहाँ पे क्या होता है, स्लोप करता हुआ लैंड होता है, उसको हम एम्फी थिएटर बोलते हैं। प्लेटफॉर्म ऑफ अ पर्सन स्टैंड्स एंड स्पीच देते हैं, उसको हम पोडियम कहते हैं। फिर स्लेवरी, बॉन्डेज या पॉवर्टी, स्लेवरी को बॉन्डेज कहते हैं। और फ्रीडम को क्या कहते हैं, बताइए फ्रीडम क्या होता है, फ्रीडम को कहते हैं एमेंसिपेशन। चलिए, there are nouns in the words formation, government, which are formed from the corresponding verb form govern by suffix a, t, ion or ment. There may be change in spelling of some noun pairs such as rebel, rebellion, constitute, constitution, make a pair। अभी बोल रखा है कि भाई आपको बहुत सारे nouns दे रखे हैं, लेकिन उनके आगे a, t, ion, ment ऐसे वर्ड लग गए हैं, तो कुछ चेंजेस आए हैं, तो आपको बताना है क्या क्या चेंजेस आना है। चलो, आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही पेयर ढूंढना है नाउन्स और पेयर का। तो मैंने जो ढूंढे हैं मैं लिख देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे ऑपरेशन, और इसका होता है ऑपरेट्स। हो गया होगा। फिर अगला लिख रही हूँ अचीवमेंट और अचीव। उसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन, फिर आएगा डिस्क्रिमिनेट। तो और लिखने हैं, अगर आपको और भी लिख सकते हैं आप। फिर एक पोजेशन हम लोगों ने पढ़ा था, उसका होता है पोसेस। मैम ने आपको 4 बता दिए, 1, 2, 3 और 4। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज की हमारी जो वर्कशीट है कंप्लीट हो गई है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कमेंट करके। बाकी कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।